Well, hello there, my dear students. What's up? I hope that you're all doing very well and enjoying learning. आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमोलन और मेरा एक ही गोल है और वो है आप सबको फिजिक्स में प्रोफिशिएंट बनाना। तो चलिए बिना देर किए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट्स और ये क्लास प्राइमरीली क्वालिटेटिव रहेगी, ऑल्दो हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्लास का मेन फोकस रहेगा कि हम जो फिजिक्स के अंदर, जो नॉट जस्ट फिजिक्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो एरर्स आते हैं वो किस किस तरह के एरर्स होते हैं, हम उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसकी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि साइंस बेस्ड ही एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है और अगर हम एक्सपेरिमेंट्स के एरर्स को टैकल नहीं करेंगे ढंग से तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी सही नहीं होंगे एंड वी डोंट वांट दैट, क्योंकि कई बार ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत बहुत क्रिटिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रॉकेट को लॉन्च करना है, अगर उसमें हम एरर का ढंग से ध्यान नहीं रखेंगे तो मून पे पहुंचने की बजाय वो रॉकेट कहीं हो सकता है मार्स पे पहुंच जाए, हो सकता है कि अंतरिक्ष की गहराइयों में बस घूमता ही रह जाए इधर उधर और कहीं भी ना पहुंचे। वी डोंट वांट दैट। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो एरर्स हैं उनको ढंग से एनालाइज करें और उनके लिए कॉम्पनसेट भी करें। तो चलो देखते हैं कि एरर्स एंड मेजरमेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? एक साइंस का सब्जेक्ट है और साइंस है ऑफ कोर्स साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? किसी भी थ्योरी, किसी भी हाइपोथेसिस या फिर स्टेटमेंट को साइंटिफिक होने के लिए कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? फॉर वन, इट मस्ट बी टेस्टेबल। आपका जो भी स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है या फिर थ्योरी है, यू मस्ट बी एबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव इट। अगर आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते तो वो साइंटिफिक नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग थ्योरी, शायद आपने नाम सुना हो। फिजिक्स में एक बहुत बज़वर्ड है आजकल, स्ट्रिंग थ्योरी। फिजिक्स की एक बहुत सॉलिड थ्योरी है, लेकिन कुछ लोग क्लेम करेंगे कि ये साइंटिफिक नहीं है। सेम वे वो बोलेंगे कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी साइंटिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उनको प्रूव नहीं कर पाया गया है। पर एनीवे, इस क्लास का पर्पस स्ट्रिंग थ्योरी नहीं है, इस क्लास का पर्पस है एरर्स इन मेजरमेंट्स और ये जो डिस्कशन है ये इंट्रोडक्टरी फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो लेट्स मूव इट ऑन। तो फर्स्ट थिंग, टू बी साइंटिफिक, थियरी मस्ट बी टेस्टेबल। सेकंड, इट मस्ट बी रेप्लिकेबल, मतलब कि आप इसको रेप्लिकेट कर पाए, आप इसको रिप्रोड्यूस कर पाए, आप इसको दोबारा से जब एक्सपेरिमेंट्स को करें तो हर बार सेम रिजल्ट आए। ओनली देन योर थियरी इज साइंटिफिक। तो ये तो हुई डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज साइंटिफिक। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास हो गया, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, कितनी सारी अलग अलग चीजें हैं जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो हम क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। तो हमें ये एक रॉड दी गई है एंड लुक एट इट, इट्स अ ब्यूटीफुल पीच कलर्ड रॉड। लेट्स से कि हमारे को बोला गया है इस रॉड की लेंथ को मेजर करो। तो इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए आप किस टूल को यूज करोगे? आई वुड यूज अ रूलर। तो ये जो रूलर है ये मार्क्ड है सेंटीमीटर्स के अंदर, लेकिन जो छोटी लाइनें हैं ये होती हैं मिलीमीटर के बराबर। तो इस रूलर का रेजोल्यूशन क्या होता है? लीस्ट काउंट, वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू लाइन अप वन एंड ऑफ द रॉड विद द जीरो ऑफ द रूलर। ठीक है, तो आप देखेंगे जस्ट उस जीरो को ही लाइन अप करना विद द एंड ऑफ द रॉड बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इस जो मैंने एग्जाम्पल बनाया है, इस एग्जाम्पल के अंदर
ये कर्व्ड हैंड, और वो मैंने जानबूझ करके कर्व बनाया है सो दैट आई कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ हार्ड इट इज टू लाइन इट अप. I mean, maybe I can line it up better. Let's see if I can do it. ये देखो. और इसके बावजूद भी इट्स, क्योंकि ये जो रूलर के ऊपर मार्किंग है उसकी भी कुछ विड्थ है, तो मैं इस रॉड को कहाँ तक लेकर के आऊं. इट्स नॉट सच एन ईजी डिसीजन. तो हम लोग आईबॉल करते हैं. तो जब आप इसको रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग, ये जो रॉड की लेंथ है ये 3.4 सेंटीमीटर से तो ऊपर है, लेकिन 3.5 से कम है. इनफैक्ट आप इजीली देख सकते हैं कि ये 3.45 से भी ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली ये कहाँ पर है हम नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूजिंग. ये रूलर की लिमिटेशन है कि ये 1 मिलीमीटर के नीचे वाले जो डिस्टेंसेस होंगे, 1 मिलीमीटर के नीचे की जो लेंथ्स होंगी, उनको ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता. तो ये तो एग्जाम्पल हुआ एक रूलर का. लेकिन इसके अलावा अगर हम और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स में जाएं, जैसे कि एक वर्नियर कैलिपर या फिर एक माइक्रोमीटर जिसको आप शायद स्क्रू गेज बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा आपको अगर एक्यूरेट होना है, प्रिसाइज होना है, तो आप माइक्रोस्कोप्स यूज़ कर सकते हैं. माइक्रोस्कोप्स में भी आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं. बहुत सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, AFM, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, इन प्रोसीजर्स को, इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप इवन एटॉमिक स्केल तक की इमेजेस कैप्चर कर सकते हो. लेकिन फिर भी वहाँ पर भी कुछ रेजोल्यूशन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो आप अराउंड 10, 15 और इवन 5 नैनोमीटर्स तक की इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो. आप 1 नैनोमीटर तक भी जा सकते हो. तो लेट्स से अगर 1 नैनोमीटर इज द स्मॉलेस्ट दैट यू कैन सी ऑन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन क्या होगी? 1 नैनोमीटर. तो जो चीज़ जो 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटी होगी उसको आप उस माइक्रोस्कोप को यूज़ करके नहीं देख सकते. तो ये जो लिमिटेशन है ये आती है इंस्ट्रूमेंट से. हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी प्रिसीजन होगी, उसका लीस्ट काउंट होगा. उस लीस्ट काउंट से जो नीचे वाली मेजरमेंट्स होंगी, उससे जो छोटी मेजरमेंट्स होंगी, आप उसको एक्यूरेटली उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके नहीं मेजर कर सकते. So that is one source of the error in our measurements. That is the limitation of the instrument that is being used. ठीक है? तो चलो, ये तो बात हुई कि हर मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर रह जाएगी, चाहे आप उसको जितनी मर्जी केयरफुली करो. आई मीन, लगा लो जोर, बजा लो ढोल. अगर इंस्ट्रूमेंट्स उस चीज को नहीं मेजर कर सकता तो वो नहीं मेजर कर सकता. रूलर को यूज करके आई कैन नॉट मेजर दी थिकनेस ऑफ माई हेयर, वो रूलर उसको नहीं मेजर कर सकता. तो अब तक हमने बात की कि किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी हाइपोथेसिस को साइंटिफिक होने के लिए इट शुड बी टेस्टेबल. हमें उसका एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है. हमें उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव या फिर डिसप्रूव करना पड़ेगा. और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, और हर फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है. चाहे हम उसको जितना मर्जी केयरफुली मेजर करें, तब भी कुछ ना कुछ एरर रह जाएगा. तो जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे, उसके डिफरेंट ट्रायल्स करेंगे, तो इस एरर की वजह से जो हमारी रीडिंग्स आएंगी, मेजरमेंट्स आएंगी, उसमें कुछ ना कुछ फर्क आएगा. हर बार ज़रूरी नहीं कि जो मेरी पहली बार रीडिंग आई है वही एग्जैक्टली दूसरी बार भी आए, वही एग्जैक्टली तीसरी बार भी आए. वाई? क्योंकि हर रीडिंग के, हर मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा. तो हम इस एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस एरर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? आप निकालोगे एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है. मैथ के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर एब्सोल्यूट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ओनली. दैट मीन्स कि अगर कुछ नेगेटिव वैल्यू है तो हम उस नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे. तो हम निकाल रहे हैं ट्रू वैल्यू माइनस द एक्चुअल वैल्यू.
तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड के ऊपर ये जो मैंने दो लाइनें लगाई हुई हैं ब्लू कलर में, उन दो लाइनों के बीच में मैंने लिखा है ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। उन दो लाइनों का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, और द मैग्नीट्यूड और द मॉड्यूलस। इसका मतलब होता है कि अगर ट्रू वैल्यू होती लेट्स से 8, ठीक है, किसी भी चीज की, किस चीज की, आई डोंट केयर, ट्रू वैल्यू है 8, एक्चुअल वैल्यू है 10, तो ये तो हुआ -2, राइट। लेकिन क्योंकि आई एम फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा जस्ट 2, ठीक है। दैट्स व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स। तो ये क्या है, 2 एब्सोल्यूट एरर। तो ये तो हुई हमारी डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा एक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं एज सिंबल फॉर एब्सोल्यूट एरर इन अ क्वांटिटी, जिसको हम बुला रहे हैं एक्स। तो एक्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ये मास हो सकता है ये टेम्परेचर हो सकता है ये प्रेशर हो, जो भी है ये, उसका जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, डेल्टा एक्स। तो एक्चुअली आई एम फाइंडिंग दिस थिंग, डेल्टा एक्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन जस्ट टू मेक माई लाइफ इजी मैं इसको जस्ट डेल्टा एक्स बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट क्या है ये इम्प्लाइड है, तो डेल्टा एक्स इसको हम लोग लिख रहे हैं ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स माइनस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये एक्स एक्चुअल ये क्या होती है, ये होती है मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एक्स, मेजर्ड वैल्यू, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप मेजर कर रहे हो या फिर किसी तरह से निकाल रहे हो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो लेट्स से आपकी वैल्यू आई 9.72 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपकी एक्चुअल वैल्यू, और जो ट्रू वैल्यू तो ये हो गई आपकी एक्स एक्चुअल। एक्स ट्रू क्या होगी यहां पे, तो ये हो जाएगी ऑलराइट जी ट्रू क्या 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपकी होगी एक ट्रू वैल्यू, दूसरी होगी एक्चुअल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, और जो डिफरेंस होगा अगर वो नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर है, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। तो ठीक है, एक्स एक्चुअल को तो हमने मेजर कर लिया, एक्स ट्रू 9.81 है, लेकिन ये 9.81 ये कहां से आई, आई मीन क्या हमें ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के बताया कि बस जी एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर? नहीं, ऐसा तो नहीं ना हुआ, इसको भी कभी तो किसी ने मेजर किया ही होगा। ये जो वैल्यू है जिसको हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू ही है। हाउएवर इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको वेरीफाई किया है कि जो जी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको मेजर किया है, बहुत प्रिसीजन के साथ मेजर किया है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो जी की ट्रू वैल्यू है वो है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रू वैल्यू है वो कहां से आती है, वो भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड ही है। लेकिन हमने अभी बोला कि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर तो भाई एरर होता है, तो ट्रू वैल्यू के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होगा। क्या वो 100% एक्यूरेट है? शायद नहीं। तो ट्रू वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में जो रिजल्ट्स आते हैं उनका एवरेज लिया जाता है। उस मीन वैल्यू ऑफ एक्स को उसको बुलाएंगे एक्स ट्रू।
तो आपने शायद देखा होगा कि x के ऊपर ये जो मैंने बार लगाया है, ये जो डंडा लगाया है, लाइन खींची है, इसका मतलब होता है x एवरेज। एवरेज को हम मीन भी बुलाते हैं। यही हमारी ट्रू वैल्यू भी है। और आप कुछ एक जगह शायद देखें इसको ऐसे लिखा हुआ भी। तो ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाए हैं x के इर्द गिर्द, उसके अगल बगल, इसका मतलब होता है एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। तो अब हमें मालूम है कि ट्रू वैल्यू क्या है, एवरेज ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। आप पूछ सकते हो कि क्यों भाई इतना टाइम किसके पास है कि 100-200 ट्रायल्स करे, इवन 10 ट्रायल भी करे और फिर उनका एवरेज ले। हम एक ही बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम बहुत केयरफुली करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सही होगा, क्योंकि हमने तो एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली किया है। यस एंड नो। चलो ऐसा देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से हमने एक्सपेरिमेंट किया टू मेजर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और हमने जी हमें निकालना है, ठीक है, ऑन अर्थ। हमने 10 ट्रायल्स किए। आई डोंट नो अगर 10 यहाँ पे फिट होंगे। ओके, हो गए। तो पहली बार हमारी वैल्यू आई 9.83, ये सारे के सारे मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में है। दूसरी बार आ गई 9.80, फिर आई 10.02, 9.78, 9.75, 9.81, 9.72, 9.87, 9.85, 9.79। तो हमारा एवरेज क्या होगा? लेट्स कैलकुलेट। और जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो आता है 98.22। इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो हमारा आंसर आएगा 9.82। तो आप देख सकते हो कि इंडिविजुअली इनमें से काफी सारे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लास्ट वाला, ये वाला, ये 9.75 भी, 10.2, ये काफी दूर है 9.81 से। लेकिन जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बहुत सारे रन्स करेंगे, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 9.81 है, उसके नीचे आधे होंगे उसके ऊपर। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो वो जो एक दूसरे को कैंसल आउट करके आपको रिजल्ट देंगे वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू। डजंट मेक सेंस? तो इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो यू वांट टू टेक अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स। जितनी ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगी आपकी और जब आप उनका एवरेज लोगे तो आपका एरर उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसको समझो। ये हमें दिखा रहा है कि कैसे जैसे जैसे हम अपने नंबर ऑफ रीडिंग्स को बढ़ा रहे हैं, एज लॉन्ग एज हम अपनी मेजरमेंट्स, हम अपनी एक्सपेरिमेंट को केयरफुली कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास रीडिंग्स होंगी उतना हमारा एरर कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो बात हुई ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं, और एब्सोल्यूट एरर की। तो हमने बात की कि एब्सोल्यूट एरर होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रू वैल्यू माइनस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जो ट्रू वैल्यू है वो आएगी बाय टेकिंग द मीन, द एवरेज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा करने से एरर कम हो जाएगा। तो ठीक है, अब तक हमने बात की है एब्सोल्यूट एरर की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर AKA also known as फ्रैक्शनल एरर। तो ये जो रिलेटिव है, यहाँ हम अपने रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहे हैं, चाचा मामी अंकल आंटी दादा ताई, इनकी बात नहीं हो रही है। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। फ्रैक्शन भी जब हम निकालते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू ही समथिंग निकालते हैं। यहाँ पर ये जो रिलेटिव एरर है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर है फ्रैक्शन ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू। यही नहीं,
हम लोग यहां से डिफाइन करेंगे एक और चीज जिसको बोलते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल परसेंट एरर। कई बार हम इसको सिर्फ परसेंट एरर भी बोल देते हैं, बहुत कॉमनली इसको परसेंट एरर बोल देते हैं। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू टाइम्स 100%। तो अब तक हम लोग बात करते आए हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और हमने यहां पर अभी निकाला था 2 मिनट पहले, क्या निकाला था? 9.82। ये थी हमारी जी एक्सपेरिमेंटल। मैंने 10 एक्सपेरिमेंट्स किए, 10 ट्रायल्स किए एक एक्सपेरिमेंट के। उन ट्रायल्स का एवरेज लिया, एवरेज आया 9.82। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है जी की, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है? तो वी नो कि एब्सोल्यूट एरर होगा जी ट्रू माइनस जी एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल। तो जी ट्रू की वैल्यू होती है 9.81 माइनस 9.82, और इन दोनों में जो यूनिट्स हैं वो है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आएगा उसकी क्या कुछ यूनिट्स होंगी? यस, इट्स लाइक सेइंग 7 ऑरेंजेस माइनस 2 ऑरेंजेस, कितने बचे? 5 ऑरेंजेस। 9.81 माइनस 9.82 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आएगा 0.01 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, हमने नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो अभी कुछ मिनट पहले हमने बात की थी कि एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर किया गया है, उसको 10 बार उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया, उसके 10 ट्रायल्स हुए, और उन 10 ट्रायल के बाद जो एक्सपेरिमेंटल जी की वैल्यू आई वो आई 9.82 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने डेल्टा एक्स भी निकाल दिया, चलो उसको डेल्टा जी बोल देते हैं। ये आया 0.01 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें रिलेटिव एरर कितना है? वो होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 9.81। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी रिलेटिव एरर की? देखो, ऊपर क्या है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तो आपस में हो गया कैंसल आउट, और ये आंसर क्या आएगा हमारे पास? लेट्स सी, 0.01 डिवाइडेड बाय 9.81, ये देता है 0.001019। फिर जब हम लोग फ्रैक्शनल परसेंट एरर निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ये था हमारा 0.001019 टाइम्स ये वाला 100%। तो ये हमें दे देगा 1, नॉट इवन 1 एक्चुअली, 0.1%। तो ये एक्सपेरिमेंट काफी एक्यूरेट था। एक्यूरेट से हमारा मतलब क्या है, देखेंगे हम इन अ फ्यू मिनट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वी वांट 2 थिंग्स टू बी अकॉम्प्लिश्ड। एक तो ये कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे के पास हों, कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स है उनके बीच का जो स्प्रेड है वो कम हो। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जो जी की वैल्यूज लिखी हैं, इनके बीच में जो स्प्रेड है, वी वांट दैट स्प्रेड टू बी स्मॉल। अभी क्या है, इनकी जो रेंज है, रेंज कितनी है? तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जी यहां पर क्या है? 10.2, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है 9.72। तो रेंज क्या है? 10.02 माइनस 9.72, तो ये हो गई 0.030 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की रेंज है डिफरेंट वैल्यूज के अंदर। तो वी वांट दिस रेंज टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो हमारा गोल है to have a very small spread between the individual values of the quantity being measured. तो जितनी ज्यादा वो वैल्यूज एक दूसरे के पास में होंगी, एक दूसरे के करीब होंगी, उतना ही प्रिसिशन इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स ज्यादा होगा, और हाई प्रिसिशन बहुत डिजायरेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एक बुल्स आई है, हमारा टारगेट बीच में है, हम यहाँ पे चार डार्ट्स फेंकेंगे, 4 तीर फेंकेंगे, ठीक है? तो ये 4 गए हमारे यहां पर। तो टारगेट से तो ये बहुत दूर है, लेकिन ये चारों एक दूसरे के बहुत करीब हैं।
तो इन चारों के अंदर प्रिसिशन बहुत हाई है, हाई प्रिसिशन। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पास में है, हाँ, लेकिन ये टारगेट के पास में नहीं है, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है। तो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे एक्यूरेसी की। और अगर हम इन चारों को देखें, ये जो चार ग्रीन कलर में है, ये काफी फैले हुए हैं, इनकी आपस में प्रिसिशन काफी लो है। तो ये है एक डिफरेंस, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हाई प्रिसिशन एंड लो प्रिसिशन। तो हमारा गोल क्या होता है? पहले कि हमें हाई प्रिसिशन चाहिए, दूसरे कि जो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, दैट शुड बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो जितनी एक्चुअल वैल्यू, जितनी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास होगी, उतनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी बहुत डिजायरेबल है। तो चलो फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो वही सेम है जो मैंने पहले बनाया था, दोबारा से बना दिया। तो देखो मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ये रहा 1, दूसरा सेट ये रहा। तो दोनों के अंदर एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है, न पहले वाला सेट बहुत एक्यूरेट है, न दूसरे वाला एक्यूरेट है। दूसरे वाले में कहाँ बोलोगे, इनका एवरेज कहीं यहां जाकर के हो जाएगा, इधर इट्स स्टिल क्वाइट लॉन्ग वेज फ्रॉम द टारगेट। तो इस वाले में एक्यूरेसी भी लो है और प्रिसिशन भी लो है, ग्रीन वाले में। लेकिन ये जो येलो वाला है, इसके अंदर प्रिसिशन हाई है लेकिन एक्यूरेसी लो है। फिर से देखते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। वेल, ये फैले हुए हैं आपस में, इनका कोई ठोर ठिकाना ज़्यादा लग नहीं रहा, ना तो इनकी प्रिसिशन अच्छी है, ना ही इनकी एक्यूरेसी अच्छी है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे हों, तो ये जो मुझे दिख नहीं ना रहा आपको, ये बिल्कुल नीचे जाकर के, हैंग ऑन, अब भी दिखेगा, रुको भाई मेरे, अभी देखो जादू। प्रिसिशन इस केस के अंदर बहुत ही बेकार है। ये चारों तीर, ये चारों डार्ट्स चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, लेकिन अगर आप इनका एवरेज लो, एवरेज कहां पे जाएगा इन चारों का? स्टार्ट एट द सेंटर। तो इनकी प्रिसिशन तो बहुत बुरी है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ही कमाल की है, एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। तो आई होप कि अब आपको प्रिसिशन और एक्यूरेसी, इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया हो, एंड इसके साथ साथ आप ये भी समझ गए हों कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे दो गोल्स होते हैं। हमें हाई एक्यूरेसी भी चाहिए, दैट मीन्स कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है, हमें उसको चाहिए कि वो ट्रू वैल्यू, कि जितना पास हो सके हो जाए। सेकेंडली, वी वांट कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट ट्रायल्स फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, वो सारी एक दूसरे के अगल बगल में हो, उनके बीच में स्प्रेड ज्यादा ना हो। उनकी रेंज, रेंज क्या होती है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, रेंज बहुत ही कम हो। वी वांट टू मिनिमाइज दैट रेंज। आई होप दिस मेक्स सेंस। ये देखो, हमारे चारों के चारों डॉट्स कहां पे हैं? सेंटर में, जहां पे उनको होना चाहिए। तो हमारी एक्यूरेसी क्या है? परफेक्ट। प्रिसिजन क्या है? परफेक्ट। यही तो हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? लो एरर इन एक्सपेरिमेंट्स। उस एरर को लो करने के लिए वी वांट द एक्चुअल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू, टू बी as close to true value as possible. In principle, we want it to be the true value. तो ऐसा करने से क्या होगा? एक्यूरेसी हाई होगी। सेकेंडली, जितना कम स्प्रेड होगा बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, उतनी ज्यादा होगी हमारी प्रिसिशन। तो होपफुली अब आपको पता चल चुका है कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में क्या फर्क होता है। कोर्स इसको मैंने एक और लेक्चर में भी पहले डिस्कस किया हुआ है, एटलीस्ट एक और लेक्चर में तो डिस्कस किया ही हुआ है, शायद एक से ज्यादा में भी डिस्कस किया हो। लेकिन होता क्या है कि हम आगे आगे चलते रहते हैं और पिछला सारा भूलते जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे दौड़ पिछला छोड़, ऐसा नहीं करना हमारे को। तो व्हाट माय प्लान इज कि जैसे जैसे आई विल इंट्रोड्यूस नए कॉन्सेप्ट्स, नई नई चीजें जैसे इंट्रोड्यूस होंगी, उसके साथ साथ जो पुरानी चीजें हैं, I'll sprinkle them here and there in the new things, ताकि आगे तो चलते रहें लेकिन पिछला ना भूलते जाए, पिछले के साथ रिविजन करते हुए जाएंगे। बिकॉज आई एम श्योर कि बाय नाउ आप इतना तो पढ़ चुके हो
कि आपको मालूम है कि रिविजन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बहुत आसान है भूल जाना, हम लोग वही नहीं होने देंगे। ठीक है, रिविजन्स करते रहेंगे। चलो भाई आगे चलो। एरर्स इन मेजरमेंट्स। एरर्स दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? ये कंसिस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनल डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक स्केल है, ठीक है, ये हमारा स्केल हुआ, इसके ऊपर आप मास मेजर कर सकते हो इन ग्राम्स के अंदर। ग्राम्स के अंदर हम इसके ऊपर मास मेजर कर सकते हैं। तो जब आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, जब इसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो व्हाट शुड दिस थिंग रीड? इट शुड रीड 0 0 0 0 0। ठीक है ना? इसकी रीडिंग यही होनी चाहिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। लेट्स से कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इसकी रीडिंग थी 0.02। तो जितने भी आप मेजरमेंट्स करोगे दे आर गोइंग टू बी ऑफ बाय 0.02। तो अगर एक्सपेरिमेंट बिगिन करने से पहले भी इसकी रीडिंग इतनी है, तो आप जो कुछ भी मेजर करोगे वो अपने एक्चुअल मास से 0.02 ग्राम्स ज्यादा मेजर होगा। दैट मीन्स कि अगर उसका एक्चुअल मास था 0.04, तो आप इसको इस वाले स्केल के ऊपर डालोगे तो आपको ये दिखाएगा 0.06। तो ये 0.02 से ऑफ है, तो यहां पर एक ऑफसेट है ना? तो ये ऑफसेट हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, तो जो भी आप मेजर करोगे 0.02 से डिफरेंट रहेगा। ये है एक सिस्टमैटिक डिफरेंस, और इस तरह के एरर को बोलते हैं जीरो एरर। इसके साथ साथ आपने शायद वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज ऐसी चीजें देखी होंगी जिनको यूज करने से पहले, जिनके ऊपर मेजरमेंट करने से पहले आप देखते हो कि जीरोस अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर कोई जीरो एरर है या नहीं। अगर जीरो एरर होता है तो आप उसके लिए कॉम्पनसेट करते हो। तो ये तो बात हुई जीरो एरर की, जो कि एक कंसिस्टेंट डिफरेंस, एक कंसिस्टेंट ऑफसेट प्रोड्यूस करता है बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ये जो प्रोपोर्शनल डिफरेंस है ये कब आएगा? इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लेट्स से कि आप एक मेटल का रूलर यूज कर रहे हो, तो आपको मालूम है कि मेटल हीट के साथ एक्सपैंड होती है। लेट्स से ये एक मेरा रूलर है, ओके, ये रहा, इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब ये रूलर एक्सपैंड हो गया। ये था यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स में है, 1 2 3 4 5। सो लेट्स से ये वाला जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है, और ये जो नीचे वाला है ये कहां पर है? सहारा के डेजर्ट्स के अंदर है। एक्सपैंड हो गया हमारा मेटल वाला रूलर यहां पर। तो जो चीज यहां पर ऊपर वाले में 4 सेंटीमीटर मेजर करेगी, नीचे वाले के ऊपर वो 4 से कम मेजर करेगी, और जो चीज यहां पे 3 मेजर करेगी वो यहां पे प्रॉब्ली इतनी मेजर करेगी। तो इन दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शनल ऑफसेट होगा। दूसरे वाले में, इस वाले में चीज कंसिस्टेंटली शॉर्टर मेजर करेगी। डज इट मेक सेंस? तो इस तरह के इश्यूज को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। इसके अलावा और भी हो सकते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। हो सकता है कि आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप किसी चीज का सर्कल का एरिया मेजर कर रहे हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर्ड, ठीक है ना? तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 ब्ला 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 ब्ला, लेकिन आपने राउंड ऑफ करके इसको 3 कर दिया, तो ये तो एक्चुअल वैल्यू से कम हुई ना। पाई की वैल्यू होनी तो इससे ज्यादा चाहिए, लेकिन आपने यूज की है 3, तो आपका जो एरिया आएगा ये कंसिस्टेंटली जितना आना चाहिए उससे छोटा आएगा। तो हर बार जब आप पाई की वैल्यू को 3 यूज करोगे एरिया छोटा ही आएगा। तो एक सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग पकड़ लें तो आराम से निकाल भी सकते हैं।
और क्या हो सकता है सिस्टमैटिक एरर में? इक्विपमेंट नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपरली। तो इसका क्या मतलब होता है इक्विपमेंट नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपरली? आप ओके, फिर से चलो, ये जो मैंने यहाँ पे स्केल बनाया था ये वाला, इसी स्केल को देखते हैं। ये रहा, ये रहा मेरा स्केल, ठीक है। ये बोलता है 0.00 ग्राम्स, इसके ऊपर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो हम लोग चाहते क्या है, जब हम इसके ऊपर 1 ग्राम का मास रखें, इट रीड्स 0.00 ग्राम्स। लेकिन हाउ अबाउट अगर ये रीड करता है 0.98 ग्राम्स? जब मैंने इसके ऊपर 1 ग्राम लिखा है तो ये कम रीड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड नहीं है। ये 1 ग्राम को 1 ग्राम नहीं बल्कि 0.98 ग्राम मेजर करता है। तो ये जो कैलिब्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दवाई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी मेडिकेशन बना रहे हैं, कुछ मेडिकेशंस की इवन माइक्रोग्राम्स, उतनी डोज भी बहुत होती है। तो अगर आपको उसका 1 माइक्रोग्राम खाना है, उसकी बजाय आपने गलती से, आपके टूल्स कैलिब्रेटेड नहीं है, 1.5 माइक्रोग्राम डाल दिया, दैट कैन समटाइम्स बी ओवरडोजिंग, पॉइजनिंग हो सकती है उससे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे टूल्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेटेड हो। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि वो 1 ग्राम मेजर करेगा तो वो एक्चुअली में 1 ग्राम ही मेजर करे। तो मैन्युफैक्चरिंग में, साइंस में सारे के सारे टूल्स कैलिब्रेट होते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर तो एक्चुअली ऑडिट्स वगैरह भी होते हैं, जहां पर एक्सटर्नल ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, वो लोग आकर के चेक करते हैं कि आपके टूल्स जो बोल रहे हैं क्या वो कर भी रहे हैं कि नहीं। हमारा इक्विपमेंट भी फॉल्टी हो सकता है। कई बार इक्विपमेंट्स पुराने हो जाते हैं, पुराने होने के साथ साथ उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से इक्विपमेंट ज़्यादा रिलायबल नहीं रहता, एंड ऐसी चीज़ें भी सिस्टमैटिक एरर्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। इक्विपमेंट नॉट यूज्ड प्रॉपरली, ऑफ कोर्स आप इक्विपमेंट को मिसरीड कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली मिसरीड कर रहे हो और मिसयूज कर रहे हो। हर बार जब आप यूज करते हो, हर बार सेम गलती ही करते हो सकता है आपको मालूम ही नहीं कि आप गलती कर रहे हो, या फिर हो सकता है यू डोंट केयर कि मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप बस कर ही जा रहे हो। क्यों? क्योंकि लैब रिपोर्ट बनानी है, नंबर ले रहे हैं, तो चलो भाई करते रहो। आई नो हमने ऐसा किया हुआ है, नहीं करना चाहिए था। हो सकता है आपका प्रोटोकॉल ही गलत हो, आपका प्रोटोकॉल इम्प्रॉपर हो। तो आप गलत प्रोटोकॉल तो यूज कर रहे हो, लेकिन आप गलत प्रोटोकॉल को भी बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत ईमानदारी के साथ यूज कर रहे हो, तो हर बार आपके रिजल्ट्स सिमिलर वे में ऑफसेट होंगे। तो ये सब क्या है? रॉन्ग मैथ। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, आप पाई की बजाय, पाई की एक्चुअल वैल्यू की बजाय 3 यूज कर रहे हो। हाउ अबाउट कि आपने इसके लिए कोड लिखा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा और पाई की बजाय आपने उसके अंदर 2.3 लिख दिया गलती से, तो ऑब्वियसली आपके सारे के सारे रिजल्ट्स ऑफसेट हो जाएंगे उसकी वजह से। तो ये सारे सिस्टमैटिक एरर्स, लकीली अगर आपको पता चल गया, अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि ये गलती हो रही है, तो आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो, आप इन एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, एज कंपेयर टू रैंडम एरर्स जो कि अननोन और अनप्रिडिक्टेबल सोर्सेस से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही छोटी सी लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रही हैं चीज़ों के अंदर, उन क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से ही लेंथ बहुत प्रिसाइज नहीं हो पाएगी। आपके टूल का लिमिटेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रूलर यूज कर रहे हो टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेपर, भाई कैसे यूज करोगे? रूलर नहीं दे सकता। अगर आप जैसे तैसे तुक्का मार के गेस्टिमेट कर रहे हो, तब भी गोइंग फ्रॉम वन पेपर टू द नेक्स्ट आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो सिस्टमैटिक एरर्स को करेक्ट करना तो आसान होता है, रैंडम एरर्स को रेक्टिफाई करना, उनको करेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं वो आ कहाँ से रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। जब हमें उसका सोर्स ही नहीं पता, हम उनको निकाले कैसे?
हमें मालूम ही नहीं वो कहाँ से आ रहे हैं, राइट? रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे ट्रायल्स किए जाते हैं ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी मेजरमेंट्स दी जाती हैं ऑफ द सेम क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटीज के अंदर एरर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, कुछ में पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। मतलब हम जिस चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू है 5.0। जब हमने मेजरमेंट्स की 10 की, कुछ में वैल्यू आई 4.6, एक में आ गई 4.7, एक में आ गई 4.8, एक में आ गई 4.9, एक में आई 5.1, एक में आई 5.2, एक में आई 5.3, एक में आ गई 5.4, एक में आ गई फिर से 4.9। तो क्या होगा, 4.6 एक्चुअल वैल्यू ऑफ 5 से उतनी नीचे है जितना 5.4 ऊपर है। इन दोनों का एरर आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। 4.7 उतनी ही नीचे है जितनी 5.3 ऊपर है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली 4.8 उतनी ही ऊपर है जितनी 5.2, सॉरी 4.8 उतनी ही नीचे है जितनी 5.1 ऊपर है। सेम थिंग विथ 4.9 एंड 5.1। तो होगा क्या, होगा ये कि जब हम इनका एवरेज लेंगे तो एवरेज 5 के बहुत पास में आ जाएगा। डू यू सी दैट? आई विल शो इट टू यू। एवरेज लेकर के दिखाते हैं, ऐसे ही हवा में बातें नहीं होंगी। प्रॉपर मैथ, प्रॉपर क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिकली हम चीजों को सॉल्व करके बताएंगे। फाइव पॉइंट वन प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4, सबके सबको ऐड किया तो आया 49 पॉइंट क्या 9। कितने से इसको डिवाइड करना है, 10 के साथ। आंसर आ गया 4.99। देखो इसको राउंड अप कर दो 5.0। क्यों? क्योंकि इसको राउंड अप क्यों करेंगे, हमें इसमें चाहिए 2 सिग फिग्स। क्यों 2 सिग फिग्स? क्योंकि हर वैल्यू में कितने सिग फिग्स हैं, 2। तो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आंसर के अंदर भी कितने सिग फिग्स होने चाहिए, 2 मेरे भाई, 2 2 2। ओके 2। चलो नेक्स्ट, ये है ट्रू वैल्यू। तो मैंने एक यहां पे लाइन लगाई है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि बहुत सारी मेजरमेंट्स जो कि परफेक्टली की जाए तो ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पे है कांस्टेंट ऑफसेट। ये देखो दोनों की स्लोप सेम है लेकिन वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है, कांस्टेंट ऑफसेट है। यहां पर देखें तो ये प्रोपोर्शनल ऑफसेट है, ये पिंक लाइन और ब्लू लाइन के अंदर एक प्रोपोर्शनल ऑफसेट है। ये सब क्या है, सिस्टमैटिक एरर्स। उसके बाद ये देखो यहां पर वैल्यूज आर ऑल ओवर द प्लेस। ये है रैंडम एरर। क्यों? क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है यहां पर इन वैल्यूज के अंदर, जबकि इस येलो लाइन के अंदर, इस पिंक लाइन के अंदर एक पैटर्न है। जब पैटर्न होगा वैल्यूज के अंदर तो वो होंगी सिस्टमैटिक एरर। लेकिन अगर कोई पैटर्न नहीं है, लाइन के इधर उधर दोनों तरफ जा रही हैं, तो वो है रैंडम एरर। अगर ये वैल्यूज होती इंस्टेड ऐसी, तो ये जो मैंने ब्लू लाइन डॉट्स लगाई है ना, तो अभी भी एरर है लेकिन एरर अब कम है। तो जो ब्लू डॉट्स वाला जो डाटा सेट है वो ज्यादा डिजायरेबल है एज कंपेयर टू द येलो वन। तो आई होप दैट अब आपको सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स के बीच का फर्क समझ में आ गया है। Alright, so back to our example of the bullseye. क्या हो रहा है यहां पर, ये हमारे 4 डार्ट्स एट द सेंटर, प्रेसिशन बढ़िया, एक्यूरेसी बढ़िया, एरर काफी कम, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी वांटेड, टू हैव लो एरर, वी वांट हाई प्रिसिशन, हाई एक्यूरेसी। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर इन 4 डार्ट्स का जो एवरेज होगा वो तो बिल्कुल सेंटर में होगा, तो एक्यूरेसी तो इसकी बढ़िया है लेकिन प्रिसिशन कुछ खास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 पॉइंट्स एक दूसरे से काफी दूर दूर है, रिलेटिवली दूर हैं। तो यहां पर प्रिसिशन कम है, एक्यूरेसी अच्छी है। तो क्या बोलोगे यहां पर किस तरह के एरर्स हैं, रैंडम एरर्स। क्योंकि अगर सिस्टमैटिक एरर होंगे
तो जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी वो एक दूसरे के पास होंगी। यहां पर प्रिसिशन हाई है, एक्यूरेसी कम है, तो यहां पर क्या है, सिस्टेमैटिक एरर है। सिस्टेमैटिकली सारे के सारे पॉइंट्स एक तरफ गए हैं, सेम ऑफसेट, कंसिस्टेंट ऑफसेट है बिटवीन द टारगेट एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। वो होता है सिस्टेमैटिक एरर्स के केस में। लेकिन जब पॉइंट्स जहां वहां यहां तहां जहां भी गए हुए हैं, वहां पर है हमारे पास क्या, रैंडम एरर। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि हर मेजरमेंट के अंदर एरर रहेगा ही रहेगा। वो एरर या तो सिस्टमैटिक होगा या फिर रैंडम होगा। सिस्टमैटिक एरर को निकालना, उसको एलिमिनेट करना रिलेटिवली ईजियर है। हमें अपने प्रोटोकॉल को चेक करना पड़ेगा, हमारे को अपनी कैलकुलेशंस को मेक श्योर करना पड़ेगा सही है, हमारे टूल्स कैलिब्रेटेड होने चाहिए, जीरो एरर ना हो। इन सबको हम लोग देख लें तो सिस्टमैटिक एरर निकल जाएगा। लेकिन जो रैंडम एरर होता है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, बहुत सारे ट्रायल्स करें और फिर उनका एवरेज लें, तो हम रैंडम एरर को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। हमने बात की एब्सोल्यूट एरर की, जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू माइनस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। फिर हमने देखा रिलेटिव एरर, जो कि है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। फिर आया हमारे पास परसेंट एरर, जिसमें हमने रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दिया विद 100%। तो अगर हम यहां पर बात करें यूनिट्स की, तो एब्सोल्यूट एरर की यूनिट्स सेम होंगी एज द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। लेकिन रिलेटिव एरर में, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट एरर को, जिसकी डायमेंशंस, जिसकी यूनिट सेम है एज दैट ऑफ द ट्रू क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू, रिलेटिव एरर की जो यूनिट्स हैं वो टॉप एंड बॉटम के ऊपर कैंसल आउट हो जाएंगी। सिमिलरली परसेंट एरर की भी कोई यूनिट्स नहीं होंगी। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। The length of G is measured 5 times and the results were blah 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 and blah meters per second square. तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, हमने बोला एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इनका एवरेज होगी। तो एवरेज निकालें, 9.79 प्लस 10.03 प्लस 9.98 प्लस 9.67 प्लस 9.83 प्लस 9.83 डिवाइडेड बाय कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 9.855 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जो हर वैल्यू थी उसमें थे 3 सिग्फिक्स, तो हमारे आंसर को भी राउंड अप करना पड़ेगा टू 3 सिग्फिक्स। तो आंसर है 9.86 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ जी एक्सपेरिमेंटल। लेकिन आप देखोगे कि जब हम लोग इन मेजर्ड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ एक और चीज भी लिखी गई होती है, जो कि होती है प्लस माइनस डेल्टा जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी। ये क्या होती है, अनसर्टेनिटी in the value of G. ये अनसर्टेनिटी कहां से आती है, इसको हम लोग समझने के लिए चलो रूलर को देखते हैं, वापस चलते हैं। ये कुछ, तो देखो ये वाला एग्जाम्पल, यहां पर हमने बोला कि ये जो लेंथ है ये है 3.45 सेंटीमीटर्स। कुछ लोग इसको शायद 3.5 लिखते हैं, क्योंकि ये जो रॉड की लेंथ है ये 3.5 से कुछ कम है। लेकिन आप इसको और भी ज़्यादा गेस्टिमेट कर सकते हो, आप इसको 3.45 बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 3.4 और 3.5 के ऑलमोस्ट बीच में जा रही है। लेकिन कहाँ जा रही है हमें मालूम नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है, फ्रॉम द टूल इटसेल्फ। और रूलर के केस में क्या होता है, ऐसी चीज़ें जहाँ पर एक लीस्ट काउंट होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है वो है प्लस माइनस 1/2 ऑफ द लीस्ट काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, उससे पहले चलो इसको लिख लेते हैं। प्लस माइनस 1 मिलीमीटर
इज सेम एज 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी जब इसका हाफ लेंगे 0.05 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो अब जब हम चीज को ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी वैल्यू है 3.45, लेकिन ये असल में एक रेंज के अंदर लाई कर सकती है। वो रेंज क्या है? 1 इज 3.45 माइनस 0.05, 3.40, और 3.45 प्लस 0.05 क्या है? 3.50। हम लोग बोल रहे हैं जो एक्चुअल वैल्यू है वह इस रेंज के अंदर लाई करती है, जो कि सच है। आप देख करके बता सकते हो कि इस रेंज के अंदर लाई कर रही है वैल्यू 3.4 और 3.5 के ही बीच में है। यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है कि 3.5 के ज़्यादा क्लोज है rather than 3.40, लेकिन फिर भी आप अनसर्टेनिटी को ऐसे ही लिखते हैं। ये मैक्सिमम है, मतलब ये जो हमारी वैल्यू है इसके बाहर नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है 3.50 से, 3.40 से कम नहीं है, इसके बीच बीच में ही है। तो ये देखो, ये जो रेंज है इन दोनों की, दैट मीन्स 3.50 माइनस 3.40 क्या हो जाएगा? इक्वल टू द लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की रेंज क्या होगी? 0.1 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट। तो ये है अनसर्टेनिटी। कुछ लोग इसको एरर भी बोल देंगे कि इतना एरर हो सकता है। I wouldn't call it an error, ये अनसर्टेनिटी है। हम लोग सर्टेन नहीं है, हम लोग श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर है, ये जो लीस्ट काउंट है, ये क्या है? रेंज ऑफ द वैल्यूज, रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। इस 0.1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर हम लोग अनसर्टेन है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो ये तो एक तरीका है अनसर्टेनिटी निकालने का। अगर आप लेट्स से मास को मेजर कर रहे हो, ये था आपका, लाइक फॉर इंस्टेंस स्केल बोलता है कि, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर डाल दूं 513.9, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगी 514.0, तो दैट मीन्स ये जंप हो रहे हैं यहाँ पे 0.1 ग्राम से, करेक्ट? तो इसका मतलब है कि अगर वैल्यू होती 513.85 से ऊपर, इतनी या इससे ऊपर, तो ये राउंड अप होकर के हो जाती 513.9, और अगर ये होती 513.944999 लगाते चलते जाओ, ये भी राउंड डाउन होकर के हो जाती 513.9। तो इसके भी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 0.1 ग्राम का है। तो यहां पर भी जो अनसर्टेनिटी है वो हो जाएगी प्लस माइनस 0.05 ग्राम्स, करेक्ट? 0.1 का आधा, 0.05। तो अनसर्टेनिटी आती है 0.05 ग्राम्स, लेकिन जो मेजरमेंट्स होंगी वो होंगी टू 1 डेसिमल प्लेस, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट है 513.9 ग्राम्स। जब इसमें हम प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लिख रहे हैं तो रूल है कि अनसर्टेनिटी के अंदर भी उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ही होंगे जितने की एक्चुअल मेजरमेंट के अंदर है। तो 0.05 के अंदर ये जा रही है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये हो जाएगी 0.1 ग्राम। डज इट मेक सेंस? सिमिलरली अगर ये ऊपर वाला जो मैंने यहां पे बनाया था, अगर इसमें आई हैड सेड कि मेरा आंसर है 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया टू 3.5 सेंटीमीटर्स, तो मेरी अनसर्टेनिटी होती 0.1 सेंटीमीटर। आई कुड नॉट हैव रिटन 0.05 सेंटीमीटर हियर, अगर मैं यहाँ पे 3.5 लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी और जिस भी चीज के अंदर अनसर्टेनिटी है उन दोनों में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहिए, ये रूल है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो ये तो हुई डिस्कशन अबाउट अनसर्टेनिटी। अब प्रश्न ये है कि हम ये जो जी हमने निकाला है,
9.86, इसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा जी हम कैसे कैलकुलेट करें? उसके लिए दो मेथड्स हैं। एक तो बहुत ही क्रूड सा मेथड है, चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी को निकालने के लिए जी मैक्स निकाल दो, जी मिन निकालो, तो ये रेंज आ जाएगी। इनको डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो जी मैक्स क्या है यहाँ पर? 10.03। जी मिन क्या है? 9.67। तो ये तो आ गई रेंज, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो ये हमें क्या दे रही है? 10.03 माइनस 9.67 है इक्वल टू 0.36 डिवाइडेड बाई 2। ये देगा हमारे को 0.18। तो हमारी जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.86, यस 9.86 प्लस माइनस 0.18 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई। तो ये तो है एक मेथड अनसर्टेनिटी को निकालने का। आप अपने डाटा की रेंज निकालो। रेंज कैसे निकालोगे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू करके, और उस रेंज को डिवाइड कर दो 2 के साथ। ये आ गई आपकी अनसर्टेनिटी। इसके अलावा एक और मेथड है, एक्चुअली एक से ज़्यादा मेथड है, लेकिन जो मैंने अभी तक सीबीएसई के सिलेबस में देखे हैं, आई विल शो यू दैट मेथड। उसमें क्या करते हैं, जी को निकालने के लिए जी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो थी हमारी 9.86, प्लस माइनस जो डेल्टा जी है, इसके लिए क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट मीन एरर। तो भाई अब वो क्या होता है एब्सोल्यूट मीन एरर? आई विल शो इट टू यू नाउ। तो एब्सोल्यूट मीन एरर वो आएगा, कितनी वैल्यूज थी हमारे पास जी की? 6 वैल्यूज थी, राइट? तो हमारे पास था G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6। आप इन छयों की एब्सोल्यूट एरर निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू द मीन। तो ये डेल्टा G1 निकालोगे, डेल्टा G2, डेल्टा G3, डेल्टा G4, 5 एंड 6। ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू G मीन माइनस G1 सिमिलरली। तो आई हैव टू राइट दिस डाउन, लेकिन जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी, यस मैं खुद एडिट करती हूँ, तभी ये एक रीज़न है कि क्यों मुझे वीडियोस प्रोड्यूस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड सेकेंडली, मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे जो ऑफिसेज है ना, इनको स्विच किया है। तो आई लाइक माई दिस न्यू ऑफिस बेटर एक्चुअली। एनीवे, तो जी मीन तो है 9.86। आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। माइनस 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 माइनस, ओके। तो ये G1 थी हमारी 9.79, 2 है 10 बहुत गंदा लिखा गया भैया, इतना गंदा लिखूंगी तो मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। 10.03, थोड़ा बहुत गंदा चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। एंड विद दैट आई नीड टू स्टॉप टॉकिंग। 9.67, 9.83 एंड 9.83, इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज ये आ रहे हैं हमारे पास। एब्सोल्यूट एरर इन ईच इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ जी दैट इज बीइंग मेजर्ड। तो ये हमें क्या दे देगा? ये दे देगा 0.07 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वाला क्या देगा? ये हो जाएगा 0.03 प्लस 0.14, 0.17, सारे के सारे मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में। चलो इसको ऊपर लिख देते हैं ऐसे। नेक्स्ट हो जाएगा 2.1, यस ये हो जाएगा अपने पास 9.1। ओके, ये देगा, ये तो आसान है और ये भी आसान है। तो ये मैंने क्या निकाला है? एब्सोल्यूट एरर इन एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसका अब
एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, आसान है निकालना, राइट? तो हमारी जी एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू आई है 9.86 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग निकाल रहे हैं डेल्टा जी मीन, अनसर्टेनिटी मीन, इसको ऐसे भी डेल्टा को लिख लो बेशक। ये क्या है? अब हमें निकालना है इनका मीन, इनका एवरेज। तो क्या आएगा? 0.07 plus 0.17 plus 0.12 plus 0.19 plus 0.03 plus another 0.03 divided by 6. क्या आएगा? 0.10166 and so on. हमें इसको राउंड करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये बन जाएगा 0.10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है? 9.86 प्लस माइनस 0.10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कम एरर है एज कंपेयर टू जो मैंने पहले यहां पर लिखा था। क्या लिखा था? 0.18। 0.18 ये जो सबसे प्रिमिटिव, सबसे आसान मेथड है अनसर्टेनिटी निकालने का। रेंज निकालो डाटा की, उस रेंज को 2 से डिवाइड कर दो, वो एक मेथड है। फिर ये जो दूसरा मेथड है उसमें हमने निकाला एब्सोल्यूट मीन एरर, और एब्सोल्यूट मीन एरर कैसे निकाला? हर इंडिविजुअल डाटा पॉइंट का एब्सोल्यूट एरर निकाला, जो कि आए डेल्टा G1, डेल्टा G2 सो ऑन टिल डेल्टा G6। फिर इन जो डेल्टा G's आए हैं इन सब का हमने क्या निकाल दिया? मीन, एवरेज, और इसको हमने क्या बुलाया? अनसर्टेनिटी। सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी है जिसमें हम लोग एक्चुअली इंस्टेड ऑफ टेकिंग मीन लाइक दिस, हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा G1 का स्क्वायर, डेल्टा G2 का स्क्वायर, सो ऑन until you get to delta G6 का स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर रूट लेते हैं। एक ये मेथड भी है, और मेथड भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा एंड गोल क्या है, हम ये एरर किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग एरर निकालेंगे। फिजिक्स में हम लोग निकालते हैं ऑप्टिमम एरर, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, अप्लाइड साइंस की बात कर रहे हैं, यू वांट टू नो कि वर्स्ट केस सिनेरियो, हाईएस्ट एरर कितना हो सकता है, क्योंकि वहां पे चीजों को बहुत एक्यूरेट होना जरूरी है। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमारे को दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जिसको मेजर किया है 5 बार। तो हमारी वैल्यूज आई हैं 20.3, 20.5, 20, 20.1 एंड 20.4 सेकेंड्स। तो ये जो मैंने आई लिखा है ना टी के साथ, सबस्क्रिप्ट आई है, दैट मीन्स आई की वैल्यू वेरी होगी फ्रॉम 1 to 2 to 3 to 4 to 5। और सिंपल पेंडुलम क्या होता है? समथिंग दैट ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ लाइक दिस। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम एंड टू कम बैक, टाइम फॉर वन साइकिल। हमें क्या निकालना है? एक्सपेरिमेंटल टाइम, जो कि होगा एवरेज टाइम पीरियड, प्लस अनसर्टेनिटी, जो कि होगी डेल्टा टी का एवरेज, या फिर इसको लिख सकते हैं टी, ये वाला डेल्टा टी लिख दो। ये क्या है? एब्सोल्यूट मीन एरर, और ये है मीन वैल्यू ऑफ टी। निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल, चलो निकालते हैं। मीन वैल्यू ऑफ टी विल बी 20.3 plus 20.5 plus 20 plus 20.1 plus 20.4। आई टोटली गेट कि ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, अभी बहुत आसान हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इतनी आसान होने के बावजूद कितने स्टूडेंट्स इनको मैसअप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी आसान है कि कई बार ये बोरिंग लगती है और लोग इसको छोड़ देते हैं। इस वजह से ये इन प्रॉब्लम्स को गलत कर देते हैं। तो ये इतना आसान है कि इसमें तो हमें 100% स्कोर करना ही चाहिए। मानते हो कि नहीं? थिंक अबाउट इट। ये आ गया 20.26 सेकेंड्स। अब देखो ये जो आंसर है ये है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन जो इंडिविजुअल वैल्यूज थी वो थी टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर को राउंड करना पड़ेगा टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये बन जाएगा 20.3
3 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें निकालना है डेल्टा टी का एवरेज। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5 और उनका एवरेज लेना पड़ेगा। तो डेल्टा टी आई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 5, ऐसे करके निकालेंगे। T bar means average value of T minus Ti, where I runs from 1 to 5. तो डेल्टा T1 क्या दे देगा हमारे को? डेल्टा T1 हो जाएगा 0, डेल्टा T2 0.2, डेल्टा T3 0.3, डेल्टा T4 0.2, ये सब सेकेंड्स के अंदर है बाय द वे। डेल्टा T5 0.1, ठीक है, सेकेंड्स के अंदर है, 0 के साथ मैटर नहीं करता। फिर जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1, ये हो जाएगा 0.8। 0.8 डिवाइडेड बाय 5 क्या देगा? 0.8 डिवाइडेड बाय 5 0.16 सेकेंड्स। लेकिन हमें इसको भी राउंड करना है टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये राउंड अप होके हो जाएगा 0.2 सेकेंड्स। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा जाएगा 20.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स। तो आई होप दैट दिस मेड सेंस। अब आप निकाल सकते हो कि अगर आपको मैं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दे दूं और बोलूं इसकी वैल्यू निकालो, आपको क्या करना है? उन सब की एवरेज लेनी है, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, एंड प्लस माइनस अनसर्टेनिटी निकालनी है। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप हर इंडिविजुअल डाटा पॉइंट का एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, फिर उन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, उनका एवरेज निकालोगे और उस एवरेज को क्या बुलाओगे? अनसर्टेनिटी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ द क्वांटिटी। इजी पीजी। ये देखो एक और आ गया। यहाँ पर length of a plastic stick is measured 5 times under different environmental conditions and the results were these. तो यहाँ पर भी हमें परसेंट एरर निकालना है। तो मैन्युफैक्चरर ने हमें लेंथ दी है कितनी? 10.7 मीटर्स। ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू एल। ये हमारी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड एल्स हैं। तो यहां पर फटाफट से करें इसको। पहले निकालो एल बार, हो जाएगा 10.2 प्लस 11.0 प्लस 9.7 प्लस 10.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, क्या दे देगा ये हमारे को? चलो देखते हैं। 10.28, इसको हम बनाएंगे 10.3 मीटर्स। ठीक है, ये हमारी आ गई एल बार, एवरेज एल। अब हमें निकालना है डेल्टा एल बार। उसको कैसे निकालेंगे? अभी निकाल देते हैं। तो पहले तो इसको उठाते हैं, इसको यहां पर लाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमने एल बार निकाला है 10.3। ठीक है, तो एल ट्रू क्या है? 10.7 मीटर्स, और जो एल बार एवरेज एल आया है फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट रीडिंग्स इज 10.3 मीटर्स। अब निकालेंगे डेल्टा एल वन, ये आ जाएगा 0.1 मीटर्स, डेल्टा एल टू 0.7 meters, delta L3 is 0.6 meters, delta L4 0.2 meters, delta L5 0.3 meters. तो डेल्टा L बार क्या होगा? 0.1 प्लस 0.7 प्लस 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या देगा? ये हमें देगा, लेट्स सी, इज 1.9 डिवाइडेड बाय 5, 0.38, जिसको हम लोग राउंड अप करेंगे टू 0.4 मीटर्स। तो हमारी जो वैल्यू आई है एल की, वो हम लिखेंगे 10.3 प्लस माइनस 0.4 मीटर्स। नेक्स्ट हमें निकालना है परसेंट एरर।
आप चाहो तो इसको परसेंट फ्रैक्शनल एरर बोल दो, चाहो तो परसेंट रिलेटिव एरर बोल दो, या फिर जस्ट परसेंट एरर बोल दो, इट्स ऑल द सेम। तो ये होता है एल ट्रू माइनस जो हमने एल बार निकाला है डिवाइडेड बाय एल ट्रू टाइम्स 100। ठीक है भाई, एल ट्रू है 10.7 माइनस एल बार है 10.3 डिवाइडेड बाय 10.7, ऊपर वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू टाइम्स 100%। तो 10.7 माइनस 10.3 हो गया 0.4। 0.4 divided by 10.7 times 100 gives us 3.738. तो 3.738 3.7% एरर है हमारा इस मेजरमेंट के अंदर। सो कैसा लगा? बढ़िया।